अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, निकालिए अपना पेज नंबर 46। हमारे पास लास्ट 5th नंबर जो रेडियोलॉजिक साइन ऑफ लंग डिजीज़ है वो है वाइड स्प्रेड स्मॉल पल्मोनरी ओपेसिटीज़। ठीक है, जो ओपेसिटीज़ होती है ना, आपके पास स्मॉल स्मॉल ओपेसिटीज़ होंगी, पल्मोनरी एरिया पर होंगी और वाइड स्प्रेड होंगी, एक लंग में आपको हर जगह पे नज़र आएगी। ठीक है, तो अब इसमें ऐसे होता है ना कि जो ओपेसिटीज होती है, ये वाली ओपेसिटीज जिसकी हम बात कर रहे हैं, अगर इनका साइज जो है ना, साइज वो 2 to 3 mm हो ना, तब ये चेस्ट एक्सरे पे विजुअलाइज होगा। इससे अगर कम साइज वाले ओपेसिटीज हो, वो कभी भी चेस्ट एक्सरेस पे विजुअलाइज नहीं होंगे। मतलब ये है कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू demonstrated to narrowing down a disease on this basis कि कौन सी डिजीज है जिसमें ये वाली ओपेसिटीज पाई जाती हैं। ठीक है, इंडिविजुअली तो कोई भी ओपेसिटी आपको नजर नहीं आएगी जो वाइड स्प्रेड होगी। ठीक है, चेस्ट एक्सरे पे जब आप देखोगे तो ये सारी ओपेसिटीज ना एक दूसरे की सुपर इम्पोज इस तरह नजर आएगी। ठीक है, सुपर इम्पोज नजर आएगी, इसलिए ये आपको इंडिविजुअली सीन नहीं होगी किसी भी चेस्ट एक्सरे पे। इसके लिए फिर आप क्या करते हो, सीटी या दूसरे जो इमेजिंग मोडेलिटीज है एडवांस उस पे जाते हो। ठीक है, 3 बेसिक टर्म्स हम पढ़ते हैं रिलेटेड टू द स्मॉल पल्मोनरी ओपेसिटीज। ठीक है, फर्स्ट नंबर आपके पास है नोड्यूलर। नोड्यूलर जब आपके पास यही ओपेसिटी डिस्क्रीट हो, स्मॉल हो और राउंडेड शेप हो। ठीक है, राउंडेड शेप जो हो ना आपके पास, ये ओपेसिटीज, इसको हम नोड्यूलर ओपेसिटी कहेंगे। ठीक है, रेटिकुलर जब यही ओपेसिटीज आपके पास जो है नेटवर्क शेप हो। ठीक है, इस तरह एक ओपेसिटी दूसरी ओपेसिटी के साथ जो है वो इन द फॉर्म ऑफ मेशवर्क या नेटवर्क जो है एक अपना स्पेसिफिक नेट लाइक पैटर्न होगा जिसपे ये एक दूसरे के साथ रिलेट करेंगे। रेटिकुलर नोड्यूलर जो है ना, इसका शेप नोड्यूलर की तरह भी होता है। ठीक है, प्लस रेटिकुलर की तरह भी हो सकता है, मतलब राउंडेड भी हो सकता है एंड मेशवर्क टाइप या नेट पैटर्न लाइक भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आपके पास 3 थे बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू द शेप ऑफ द ओपेसिटीज। अब आते हैं, अगर एक रेडियोग्राफ है, फॉर एग्जाम्पल रेडियोग्राफ नहीं, अगर आपके पास एक सीटी इमेज है ना, सीटी इमेज, ठीक है, और उस पे आप कंफ्यूज हो रहे हो कि ये नोड्यूल है, ये जो मुझे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, या ये ब्लड वेसल है। ठीक है, नोड्यूल हो गया या लेजन हो गया, कोई भी लेजन, चाहे वो ट्यूमर हो, मास हो, नोड्यूल हो, वो और ब्लड वेसल में आप डिफरेंशिएशन कैसे कर पाओगे। ठीक है, तो हमेशा एक बात याद ये रखनी है कि ये जो नोड्यूल होता है ना, ये हमेशा स्मॉलर होगा देन द ब्लड वेसल। ठीक है, फर्स्ट नंबर क्या, ये स्मॉलर होगा। सेकंड नंबर ओनली ऑन पेरिफ्रीज। ठीक है, ये सिर्फ पेरिफ्रीज में आपको विजुअलाइज होगा ये नोड्यूल या कोई भी अबनॉर्मल लेजन जो है। ठीक है, या इसके फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको नोड्यूल नजर आया। ठीक है, अब इसका जो बिल्कुल सराउंडेड 1 to 2 सेंटीमीटर एरिया है। ठीक है, 1 to 2 सेंटीमीटर का एरिया है, इस एरिया में कोई ब्लड वेसल आपको नजर नहीं आएगा। ठीक है, फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन क्या हुई कि ये स्मॉलर होगा देन द ब्लड वेसल, ओनली लंग पेरिफ्रीज पे नजर आएगा आपको। ठीक है, इस वाली जगह पे सिर्फ नजर आएगा, और इसके जो सराउंडेड 1 to 2 सेंटीमीटर एरिया है ना, उसमें कभी भी कोई ब्लड वेसल नहीं पाया जाएगा। ठीक है, इसका एक रेडियोग्राफिक साइन अगर आप देखो तो रेडियोग्राफिक साइन एक सिलहोट साइन भी हो सकता है कि इसमें 4th नंबर पॉइंट है अबाउट द नोड्यूलर कि इसमें मीडियास्टिनल और डायफ्रामेटिक जो होते हैं ना बॉर्डर्स, वो भी इफेक्ट होंगे, वो भी ज्यादा नॉट शार्प। ठीक है, ज्यादा शार्प नहीं होंगे जैसे नॉर्मल में होते हैं। ठीक है, तो ये 4 ऐसे करेक्टरिस्टिक है जिससे आप किसी भी ब्लड वेसल को नोड्यूलर से या नोड्यूलर को ब्लड वेसल से डिफरेंशिएट कर पाते हो। ठीक है, अब आ जाओ ब्लड वेसल पे। ब्लड वेसल को कैसे जो है वो आइडेंटिफाई करोगे। फर्स्ट नंबर ये है कि ये तो लार्जर होगा। ठीक है, लार्जर देन
नोड्यूल। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। सेकंड नंबर, ये पेरिफ्रीज पे था, बट ये सेंटर से पेरिफ्रीज की तरफ आएगा। ठीक है, सेंटर से पेरिफ्रीज की तरफ आएगा। इसका ब्रांचिंग पैटर्न होगा, ब्रांचिंग शेप में ये आपके पास पाया जाएगा इस तरह। ठीक है, ये लंग है, ये लंग का सेंटर है, ये सेंटर से पेरिफ्रीज की तरफ आएगा। ठीक है, इसके लिए एक वर्ड यूज होता है, वो है एंड ऑन अपीयरेंस। ठीक है, एंड ऑन अपीयरेंस। ठीक है, इन ऑन अपीयरेंस का क्या मतलब है कि ये सेंटर से आ रहा है एंड की तरफ, यहाँ सॉरी सरफेस से आ रहा है पेरिफ्रीज की तरफ, पेरिफ्रीज पे ये क्या होंगे, यहाँ पे एंड होंगे। तो अगर पेरिफ्री पे ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर, इसको अब आप डिफरेंशिएट कर पा रहे हो ना। ये वाला स्ट्रक्चर जो है ना, ये जो मैंने ऊपर ड्रा किया, ये फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ, इसको पहले अपने पास नोट कर ले कि ये छोटा होगा। ठीक है, तो ये नोड्यूल हुआ और ये आपके पास ब्लड वेसल हुआ। किस बेस पे आपने कहा, एक तो ये स्मॉलर हुआ, दूसरा ये पेरिफेरी पे है, ये सेंटर से पेरिफेरी की तरफ आ रहा है। इसका अगर सराउंडेड पे देखो कोई ब्लड वेसल नहीं है, और इसका तो ब्लड वेसल मतलब ये फुल ब्रांचिंग पैटर्न है आपके पास। ठीक है, तो ये आपने इमेजेस में जो है ना ब्लड वेसल और नोड्यूलर शेप की जितनी भी लेजेंड्स होती हैं उनको डिफरेंशिएट ऐसे करना है। समझ आ गई दोनों की ना। अब ना उसके बाद हम पढ़ते हैं कि हम इसके लिए क्या करते हैं, HRCT यूज करते हैं। व्हाट इज HRCT? HRCT इज हाई रेजोल्यूशन CT। हाई रेजोल्यूशन CT के अपने पास पॉइंट्स नोट कर लें, ये हम CT प्रोसीजर में पढ़ लेंगे। लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, लंग पेरेन्काइमल डिजीजेस को, जितनी भी पेरेन्काइमल डिजीज है, जैसे इससे पहले हमने नोड्यूल्स पढ़े ना, उसको हम अच्छे से डायग्नोस कर सकते हैं। इसमें हम 3 स्लाइसेस लेते हैं, नॉर्मल जो चेस्ट स्लाइसेस होती है उससे कम लेते हैं, स्लाइसेस 3 लेते हैं। इनका रेजोल्यूशन हाई होता है। ठीक है, और इसमें जब हम लीजन को चेक करेंगे ना, तो लीजन की एक्सटेंट को चेक करते हैं कि लीजन का एक्सटेंशन कितना है और ये कौन से लेवल पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसके लिए हम ये वो नोड्यूल है, चाहे मास है, ट्यूमर है, इसका एक्सटेंट एंड लेवल हम चेक करते हैं। ठीक है, अब अगर हमारे पास मल्टीपल रिंग ओपेसिटीज है, क्या मल्टीपल रिंग ओपेसिटीज है, अब ये वाली ओपेसिटीज है ना, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हो सकती हैं इन ब्रोंकियोटेसिस। ब्रोंकियोटेसिस ये याद रखनी है, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक डिजीज का अपना रेडियोग्राफिक फीचर जो है वो इम्पोर्टेंट है। व्हाट इज ब्रोंकियोटेसिस? ये मैं अगर आपको शॉर्टली बताऊं तो एयरवे डैमेज को हम क्या कहते हैं, एयरवे डैमेज को हम ब्रोंकियोटेसिस कहते हैं। कोई भी एयर है हमारे पास जो डैमेज हो जाती है। ठीक है, मोस्टली ये मल्टीपल रिंग ओपेसिटीज जो है ना, ये अपर जोन या जो अपर लोब होता है ना आपका लंग का, उधर आपके पास ये चीजें पाई जाती है मोस्टली। ठीक है, अगर अब आप कैल्सिफिकेशन की बात करते हो ना, कि अगर वाइड स्प्रेड स्मॉल पल्मोनरी कैल्सिफिकेशन है। ठीक है, कैल्सिफिकेशन है, तो अब ये कौन कौन सी डिजीजेज में कैल्सिफिकेशन तो जानते हो ना, जहां पे कैल्शियम डिपोजिशन ज्यादा होती है। अब पल्मोनरी ओपेसिटीज एंड कैल्सिफिकेशन में काफी डिफरेंस है। ओपेसिटीज आपको लेस वाइट नजर आती है, ज्यादा ब्राइट नजर नहीं आती, जबकि कैल्सिफिकेशन है उसका हाउस फील यूनिट आपके पास ज्यादा होता है ओपेसिटीज से। ठीक है, अब इन द फॉर्म ऑफ ओपेसिटी, अगर इन द फॉर्म ऑफ कैल्सिफिकेशन आपके पास नजर आ रही है तो वो टीबी हो सकता है, ट्यूबरक्लोसिस आप जानते हो, माइकोबैक्टीरियम एक बैक्टीरिया है जिससे आपके पास ये वाली डिजीज कॉज होती है, ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, एक आपके पास है हिस्टोप्लाज्मोसिस, ये भी आपके पास एक फंगल इंफेक्शन है। चिकन पॉक्स है, चिकन पॉक्स इज अ वायरल इंफेक्शन। ठीक है, एंड पल्मोनरी हीमोसिड्रोसिस। व्हाट इज हीमोसिड्रोसिस? पल्मोनरी हीमोसिड्रोसिस,
ये एल्वोलाई है ना, इसके साथ ये जो कैपिलरी गुजरी है, इस कैपिलरी में जब आपके पास ब्लीडिंग हो जाए, इसको हम क्या कहते हैं, पल्मोनरी हीमोसिड्रोसिस, और ब्लड में एक चीज फिर ज्यादा हो जाता है, हीमोसिड्रिन, एक मॉलिक्यूल है, एक केमिकल है जो ब्लड में आपके पास फिर इंक्रीज हो जाता है, इसको हम कहते हैं पल्मोनरी हीमोसिड्रोसिस। ठीक है, तो इन वाली कंडीशन में आपके पास क्या होगा, वाइड स्प्रेड स्मॉल पल्मोनरी कैल्सिफिकेशन नजर आएगी। ठीक है, अब अगर फॉर एग्जांपल आपके पास इम्फाइसीमा है, ठीक है, व्हाट इज इम्फाइसीमा, मैं बता चुकी हूं ना, इम्फाइसीमा में एल्वोलाई डैमेज हो जाता है। ठीक है, जब एल्वोलाई डैमेज होगा, ठीक है, जब एल्वोलाई डैमेज होगा तो वो एरिया आपके पास ज्यादा ट्रांसरेडियंस नजर आएगा। ट्रांसरेडियंस का क्या मतलब है, मतलब वो जगह आपको ज्यादा ब्लैक नजर आएगी। ठीक है, लंग की ट्रांसरेडियंसी ड्यू टू द इम्फाइसीमा, ड्यू टू द इन्फेक्शन, ये इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन है, ड्यू टू दिस कंडीशन ये आपके पास क्या होगी, ये इंक्रीज हो जाएगी, ट्रांसरेडियंसी इसकी इंक्रीज हो जाएगी, वो ज्यादा ब्लैक आपके पास नजर आएगा। फिर जो है ना, अब लंग की जो ट्रांसरेडियंसी है वो सिर्फ इम्फाइसीमा से नहीं बल्कि बहुत सी ऐसी डिजीजेस हैं जिनसे ट्रांसरेडियंसी इंक्रीज हो सकती है। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर अपने पास नोट करें जिसमें ट्रांसरेडियंसी इंक्रीज होगी। ठीक है, सबसे पहले आपके पास है जब कंपेंसेटरी मैकेनिज्म होता है, कंपेंसेटरी मैकेनिज्म, व्हाट इज मीन बाय कंपेंसेटरी मैकेनिज्म, फॉर एग्जांपल ये लंग है, ठीक है, इसमें जो है ना अपर लोब है एंड लोअर लोब है, अपर लोब में कोलैप्स हो गया, ठीक है, तो लोअर लोब क्या करेगा, वो एज अ कंपेंसेटरी मैकेनिज्म एक्सपेंड होगा। ठीक है, ये अब काम कर रहा है अपर लोब का भी, तो ये एक्सपेंशन जब होगी ना, तो एक्सपेंशन की वजह से अब एयर फिलिंग आपके पास ज्यादा हो गई है, यहां पे भी आपके पास ट्रांसरेडियंसी इंक्रीज नजर आएगी। ठीक है, सेकंड नंबर कंडीशन अपने पास लिख के, जो नीमोथोरिक्स है ना, नीमोथोरिक्स, सेकंड नंबर अपने पास लिख के नीमोथोरिक्स। अब नीमोथोरिक्स में भी ट्रांसरेडियंसी इंक्रीज होगी, क्यों इंक्रीज होगी, क्योंकि वहां पे भी एयर जो है वो एक्युमुलेट हो जाता है, एयर जो है ट्रांसरेडियंट होता है, ब्लैक होता है, जिसकी वजह से ट्रांसरेडियंसी और भी इंक्रीज हो जाती है। अगर पेशेंट की मेस्टेक्टोमी हुई है, व्हाट इज मीन बाय मेस्टेक्टोमी, मतलब जो ब्रेस्ट है ना उसने रिमूव किया हुआ है, मतलब सॉफ्ट टिश्यूज रिमूव किए हैं, इस वजह से भी ट्रांसरेडियंसी इंक्रीज हो सकती है। फोर्थ नंबर, अगर आपके पास एयर ट्रैपिंग मैकेनिज्म हुआ है, एयर ट्रैप हुआ है, अब एयर दो कंडीशन में ट्रैप हो सकता है, अगर कोई सेंट्रल ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है, और सेकंड नंबर अगर फॉरेन बॉडी चली गई है, फॉरेन बॉडी चली गई है कहां पे, इन ब्रोंकाई या ब्रोंकस। ठीक है, तो अब अगर सेंट्रल ब्रोंकाई है ना, अब हमारे पास ये ब्रोंकाई है, अब इसमें अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है, सेंट्रल ऑब्स्ट्रक्शन, तो एयर ट्रैप हो जाएगा, इसकी वजह से ट्रांसरेडियंसी इंक्रीज होगी। दूसरी भी यही कंडीशन है एयर ट्रैपिंग की, कि अगर कोई फॉरेन बॉडी बाहर से आ जाए और इसी ये फॉरेन बॉडी आपके पास ब्लॉक कर देता है ब्रोंकाई को, ठीक है, उसकी वजह से भी एयर ट्रैप हो जाता है, एंड देन क्या होता है, जो एयर है वो निकल नहीं पाता और वो उसकी ट्रांसरेडियंसी लंग की इंक्रीज हो जाती है। तो ये 4-5 रीजंस थे कि जिसकी वजह से लंग की ट्रांसरेडियंसी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो यहाँ तक था हमारा टॉपिक वाइड स्प्रेड स्मॉल पल्मोनरी ओपेसिटीज, और इसके साथ हमारा टॉपिक खत्म हो जाता है रेडियोलॉजिक साइन ऑफ लंग डिजीजेस। इसके बाद जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो डिटेल में पढ़ेंगे अबाउट द प्लूरल इफ्यूजन। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।